नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ और बातें आज के लेक्चर में देखते हैं। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र, जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, इससे पहले के लेक्चर में अपने ने हार्ट जो हृदय है वो कैसे कार्य करता है, कैसे फंक्शन करता है, वो सारी प्रोसेस देखी थी। ब्लड को कैसे पंप करता है, किस धमनी से रक्त आ रहा है, किस सिरा से निकल रहा है, शुद्ध रक्त को ले जाने वाली कौन सी धमनी है, अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली कौन सी धमनी है, वो सब अपने ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे रक्त दाब, जिसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। रक्त दाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। रक्त दाब, इसे हम रक्तचाप भी बोलते हैं और शॉर्ट में इसे ही हम क्या बोल देते हैं, बीपी। ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, रक्तचाप या बीपी एक ही बात है, ठीक है। देखो, कोई सिंपल सा अगर आपने को डेफिनेशन पूछ ले कि रक्त दाब है क्या, तो उसका आंसर होता है रक्त द्वारा धमनी पर पड़ने वाला दाब ही क्या है, रक्त दाब है। रक्त द्वारा धमनी पर पड़ने वाला दाब ही क्या है, रक्त दाब है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, इसकी सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे, रक्त द्वारा धमनी, जिसे हम आर्टरी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टरी। रक्त द्वारा धमनी आर्टरी पर पड़ने वाला दाब रक्त दाब कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आई सिंपल सी। कोई रक्त दाब से आपके परिभाषा पूछ ले तो क्या कहोगे, रक्त द्वारा धमनियों पर पड़ने वाला दाब ही रक्त दाब है। धमनी पर पड़ने वाला दाब ही क्या है, रक्त दाब है। ये तो हो गई सिंपल सी रक्त दाब की परिभाषा। वह यंत्र कौन सा है, वह डिवाइस कौन सी है जिससे अपने रक्त दाब माप सकते हैं, तो उस यंत्र का नाम होता है स्फिग मोमेनोमीटर। वो यंत्र जिससे रक्त दाब मापा जाता है। आप किसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में जाते हो, बीपी चेक करवाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके भुजा पे एक यंत्र बांधता है ऐसे, उसके हाथ में एक बाउल सा होता है, एक बैलून सा होता है हार्ड, उसको प्रेस करता है। एक मरकरी मीटर होता है, उसमें पारा ऊपर चढ़ता है। उस पूरे जो मीटर को हम बोलते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। तो रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या है, स्फिग मोमेनोमीटर। अब यहां से क्वेश्चन आता है, इस स्फिग्मोमेनोमीटर का आविष्कार यानी इन्वेंशन है, वो सबसे पहले किसने किया था, तो उसका आंसर है वैन बेसेच ने सबसे पहले किया था। कब किया था, 1881 में। किसने किया था, 1881 में। लेकिन आज का जो अपडेटेड अपने स्फिग्मोमेनोमीटर देखते हैं, वो किया था, उसको बनाया था किसने, रीवा रोची ने। किसने, रीवा रोची ने। और ये किसने किया था, वैन बेसेच ने। और ये कब, 1886 में। सबसे पहले रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र है, स्फिग्मोमेनोमीटर है, उसको किसने बनाया था, वैन बेसेच ने। कब, 1881 में। लेकिन आज हम जो अपडेटेड जो स्फिग्मोमेनोमीटर देखते हैं हॉस्पिटल में, उसमें जो कमियां थी, जो वैन बेसेच ने बनाया था, उसकी कमियों को दूर करके उसको अपडेट किसने किया था, रीवा रोची ने, है ना। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए किसने किया था, ये हो तो इस पर राइट कर देना और ये हो तो इस पर राइट कर देना। तो बात समझ में आई। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर, खोजा, इसका आविष्कार किया इन वैज्ञानिकों ने। अच्छा, यहां से चलो अपने एक वैज्ञानिक का नाम और याद कर लेते हैं। क्या,
लास्ट क्लास में आपने देखा था कि जो धड़कन है हार्ट बीट है, हार्ट बीट, धड़कन को मापने वाला या धड़कन को सुनने वाला मापने वाला जो यंत्र है उसको अपने क्या बोलते हैं? भाई डॉक्टर होता है, वो कानों में एक यंत्र लगाता है, फिर अपनी धड़कन को देखता है। उसको सुनने वाला जो यंत्र है, धड़कन को सुनने वाला यंत्र है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। उसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है, इस स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आंसर होता है लिनियक ने। किसने किया था? लिनियक ने। कब किया था? तो उसका आंसर होता है 1816 में। 1816 में। फिर एक क्वेश्चन इससे और बनता है, ये जो स्टेथोस्कोप है, ये स्टेथोस्कोप है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो स्टेथोस्कोप है ये परावर्तन, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ये जो स्टेथोस्कोप है ये परावर्तन रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर क्या करता है? परावर्तन रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। बात समझ में आई? अच्छे क्वेश्चंस बता रहा हूं दोस्तों, अपडेट होके पेपर में आते हैं। ये पुराना क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को सुनने वाला यंत्र कौन सा है? स्टेथोस्कोप। सबको आता है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछता है ये जो स्टेथोस्कोप है ये किस घटना पर आधारित है? तो उसका आंसर होता है परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? लिनेक ने किया था। कब किया था? 1816 में किया था। ठीक है, हृदय की रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमेनोमीटर है। ये सबको पता होता है। आविष्कार किसने किया? वॉन बेसस ने। ठीक है, बाद में इसमें अपडेशन किसने किया? इसको और सुधारा किसने? रिवारोची ने। कब? 1816 में। यानी जो अभी हम स्टेथोस्कोप देख रहे हैं वो रिवारोची की देन है। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई? ये अपने ने अभी तक कुछ यंत्र देखे और रक्तदाब, उसकी सिंपल डेफिनेशन देखी। रक्त द्वारा धमनी पर पड़ने वाला दाब ही क्या है? रक्तदाब है। अब आगे चलते हैं। आगे चले तो देखो, रक्तदाब में नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, सामान्य जो रक्तदाब है वो क्या है? सामान्य रक्तदाब किसे माना जाता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसे माना जाता है? तो सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ये mm ऑफ Hg क्या है? ये रक्तदाब को मापने की क्या है? यूनिट है, इकाई है। रक्तदाब को मापने की क्या है? इकाई है। अच्छा, अब देखो, सामान्य रक्तदाब है 120/80। ये जो ऊपर वाला भाग होता है ना, इसको बोलते हैं हम सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग है ना, उसे हम बोलते हैं डायस्टोल। क्या कहते हैं? डायस्टोल। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं सिस्टोल और नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? सिस्टोल और नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है? डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या है? अभी देखो बच्चों, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिस्टोल का मतलब है हृदय का सिकुड़ना। इसका मतलब है हृदय का सिकुड़ना, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हृदय का सिकुड़ना। डायस्टोल का मतलब होता है हृदय का फैलना, हृदय का फैलना, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ हार्ट, एक्सपेंशन ऑफ हार्ट। क्या बात बताई दोस्तों मैंने? जो सामान्य रक्तदाब है वो कितना है? 120/80। ऊपर वाला भाग है वो किसको शो कर रहा है? सिस्टोल को। और नीचे वाला भाग है वो किसको शो कर रहा है? डायस्टोल को। नीचे वाला भाग है वो किसको कर रहा है? डायस्टोल को। सिस्टोल का मतलब है हृदय का सिकुड़ना और डायस्टोल का मतलब है हृदय का फैलना। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये उतार लिया होगा आपने, नहीं उतारा है तो पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं।
उतार लिया होगा। अब देखो एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं भाई। मान लो ये अपना हृदय है, ये इसके 4 चैम्बर है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल है, ये लेफ्ट ओरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये ऊपर वाले अलिंद हो गए और नीचे वाले क्या हो गए, नीले। ठीक है, ये अलिंद हो गए, ये नीले हो गए। और ये मान लो अपना कोई अंग है और ये अपना कोई क्या है, मान लो ये फेफड़ा है। ठीक, तो अपने को पता है अंग से हृदय में क्या जाएगा, रक्त जाएगा, फिर इन वॉल्व की सहायता से यहाँ पे जाएगा, फिर इससे किस में जाएगा, फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन घुलेगी, वो किस में जाएगी, इसमें, फिर जो द्विवल्न्य कपाट है उसकी सहायता से इसमें, फिर वापस रक्त किस में आ जाएगा, इसमें। इसको अपने अच्छे से समझा था किस धमनी से किस सिरा से जा रहा है, ये अपने ने सिंपल सा देखा अपने ने। तो देखो इसको है ना रक्त दाब को समझने के लिए मैं क्या है एक स्पंज ले लेता हूँ। स्पंज को आपने ना पानी से भिगो दिया। अब एक बात बताओ, मैं स्पंज को ऐसे दबाऊंगा ना तो क्या होगा, रक्त क्या होगा, स्पंज को ऐसे दबाऊंगा तो पानी क्या होगा, उनके जो छिद्र है उससे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी जब अपना हृदय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे सिकुड़ता है तो दाब लगता है, और वो दाब लगता है तो वो रक्त क्या होता है, नलिकाओं से क्या होता है, आगे चला जाता है। अब एक बात बताओ, स्पंज ऐसे पींचा हुआ है, ऐसे दबाया हुआ है, उसको अगर मैं पानी में हाथ डालकर ऐसे छोड़ दूं तो वो वापस क्या करेगा, पानी को अपने अंदर क्या कर लेगा, सोख लेगा। वैसे ही हृदय जब ऐसे खुलता है यानी ये क्या होता है, फैलता है, तो धमनियां क्या होती है, रक्त को अपने अंदर क्या कर लेती है, समाहित कर लेती है। ठीक है, तो ये सिस्टोल जो है, सिस्टोल क्या है, हृदय का सिकुड़ना, हृदय से सिकुड़ेगा, रक्त को आगे भेजेगा। उस समय जो मिनिमम प्रेशर है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 120 तक है, तब तक तो अपना नॉर्मल क्या है, ब्लड प्रेशर है ना, 120 तक। और ये हृदय मान लो ऐसे फैल रहा है, यूं फैलेगा, तब उसके अंदर क्या होगा, हृदय के अंदर रक्त आएगा, धमनियों शिराओं के माध्यम से उसमें रक्त आएगा। उस समय शिराओं के माध्यम से उस हृदय में रक्त आएगा, वो जो रक्त आएगा उस समय दाब कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 80। हृदय का सिकुड़ना, हृदय का फैलना, हृदय का सिकुड़ना, हृदय का फैलना, हृदय का सिकुड़ना, सिकुड़ने से रक्त आगे जाता है और फैलने से क्या होता है, रक्त उसके अंदर हृदय में आता है। समझ में आए? तो उस समय सिकुड़ने वाले समय पे दाब कितना होना चाहिए, 120, और फैलने वाले समय पे दाब कितना होना चाहिए, 80। तो इस रेंज को, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये बात समझ में आई। सिस्टोल का मतलब है सिकुड़ना और डायस्टोल का मतलब क्या है, फैलना। अब देखो, एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल मिलकर क्या बनाती है, मिलकर बनाती है एक हार्ट बीट। कहने का मतलब क्या है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर बनाती है एक धड़कन। मिलकर क्या बनाती है, एक धड़कन। और जब एक सिस्टोल होता है ना, यानी हृदय सिकुड़ता है, तो उस समय कितना लगता है, उस समय लगता है 0.3 सेकेंड। कितना लगता है, 0.3 सेकेंड। और एक डायस्टोल होता है ना, तो उस समय लगता है 0.5 सेकेंड। और एक धड़कन में लगा समय कितना है, 0.8 सेकेंड। कितना हो गया, 0.8 सेकेंड। तो क्वेश्चन आता है एक धड़कन में लगने वाला समय क्या है, 0.8 सेकंड। थोड़ा राउंड फिगर में देख ले तो 0.83 सेकंड होता है, थोड़ा डेसिमल और बढ़ा दें तो, है ना, वरना 0.8 सेकंड। एक सिस्टोल में लगा समय 0.3 सेकंड, एक डायस्टोल में लगा समय 0.5 सेकंड, और एक हार्टबीट में लगा समय 0.8 सेकंड। यहाँ तक कहानी अच्छे से समझ में आई? ठीक है। तो सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। 120 क्या है, सिस्टोल है, यानी हृदय सिकुड़ता है, तो उस समय ये प्रेशर होना चाहिए, है ना, ये गड़बड़ाना नहीं चाहिए। और हृदय जब फैलता है तो 80 तक होना चाहिए, तब तक तो सही है। अगर ये गड़बड़ा गया तो ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है। हाई कब होगा ब्लड प्रेशर, लो कब होगा, वो भी हम देखेंगे। इसको आप नोट कीजिए। आई थिंक साथ साथ में आपने अच्छे से इसको क्या कर लिया है, नोट कर लिया होगा। आगे चले। अब देखो, ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हाई बीपी, जिसे हम बोलते हैं उच्च रक्तदाब। देखो, उच्च रक्तदाब करने से पहले
एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ। अभी है ना WHO ने एक नया सर्वे किया है और नए सर्वे के अनुसार जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर उन्होंने दिया है ना, वो कितना दिया है, 140/70। तो कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, भाई सामान्य रक्तदाब के लिए मापन क्या है, 99% केस में यही क्वेश्चन आता है, तो उस समय आंसर देना होता है 120/80 mm/Hg। लेकिन WHO ने अभी नया सर्वे किया है, उसमें बताया है कि जो सामान्य रक्तदाब है ना, उसकी रेंज नहीं निकाली है, वो कितनी है, 140/70 mm/Hg। तो कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, WHO के नए सर्वे के अनुसार, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए सर्वे के अनुसार जो सामान्य रक्तदाब है वो कितना है, तो उसका आंसर देना है 140/70 mm/Hg। ठीक है, वरना कितना है, 120/80 mm/Hg। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब देखते हैं हाई बीपी क्या है, उच्च रक्तदाब क्या है। देखो हाई बीपी 140/90, ये केस हो जाए ना भाई, 140 आता है ना तो हाई बीपी स्टार्ट हो जाती है, 140 या इससे क्या ज्यादा, इससे हायर, और नीचे जो डायस्टोल की वैल्यू है वो 90 या इससे ज्यादा हो तो अपने को क्या हो जाता है, बीपी हो जाती है। इस बीपी को हम जो साइंस के फील्ड में बोलते हैं, इसे बोला जाता है हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन इसे कहा जाता है। साइंस के फील्ड में इस बीपी को कहा जाता है हाइपरटेंशन। बात समझ में आई। अगर उच्च रक्तदाब कब होगा, जब सिस्टोल की वैल्यू तो कितनी हो जाए 140 और डायस्टोल की वैल्यू 90 या 90 से ज़्यादा। सिस्टोल की वैल्यू 140 या 140 से ज़्यादा, डायस्टोल की वैल्यू 90 या 90 से ज़्यादा हो तो ऐसे रक्तदाब को हम उच्च रक्तदाब बोलते हैं, इसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। उच्च रक्तदाब में रक्त की नलियाँ फट भी सकती है, ठीक है, इसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आई। आगे चलें तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, लो बीपी जिसे हम बोलते हैं निम्न रक्तदाब, निम्न रक्तदाब। तो निम्न रक्तदाब की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी है, 90/60, यानी 90 या इससे क्या कम, लोअर, है ना, 60 या इससे क्या कम, जिसे हम बोलते हैं लोअर। अगर सिस्टोल की वैल्यू 90 या 90 से कम आने लग गई और डायस्टोल की वैल्यू 60 या 60 से कम आने लग गई तो बीपी कैसा होता है, लो होता है। ब्लड प्रेशर कैसा हो गया, लो हो गया। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर हो गया, उस व्यक्ति को ऐसा चक्कर सा आने लग जाता है, कमजोरी सी आने लग जाती है, और साइंस के फील्ड में इसको बोला जाता है हाइपोटेंशन। साइंस के फील्ड में इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेंशन। साइंस के फील्ड में इसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। बात समझ में आई क्या दोस्तों? लो ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, एक छोटा सा रिवीजन देखेंगे। उससे पहले अपने एक पॉइंट लिखते हैं, बड़ा मस्त पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन बन के आता है। देखो क्वेश्चन आता है कि जब हम बीपी चेक करवाने जाते हैं तो वो जो स्फिग्मोमीटर है वो नीचे रखा होता है मरकरी वाला, और एक वायर से बना हुआ अपने बाजू में क्या है, बांध देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि जो रक्तदाब है वो बाजू में उपस्थित, आर्म में उपस्थित, बाजू में उपस्थित किस धमनी द्वारा मापा जाता है, तो उस धमनी का नाम होता है ब्रेकियल धमनी। क्या नाम होता है, ब्रेकियल धमनी। तो कभी आ जाए ना रक्तदाब बाजू में उपस्थित ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल धमनी द्वारा मापा जाता है। बांध देते हैं, फिर वो प्रेशर देते हैं, उसमें वो पारा ऊपर चढ़ता है और अपना रक्तदाब आ जाता है। तो नोट है, रक्तदाब मनुष्य के बाजू, है ना, यानी आर्म हो गई, बाजू बोल दो या इसको भुजा बोल दो, ज्यादा सही है। ये क्या हो गई, मनुष्य की भुजा, आर्म में उपस्थित, आर्म में उपस्थित
ब्रेकियल आर्टरी, जिसे ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल की स्पेलिंग थोड़ी सही लिख देता हूं, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल धमनी, ब्रेकियल आर्टरी ब्रेकियल धमनी द्वारा मापा जाता है। इतनी बातें आपको रक्तदाब से संबंधित याद रखने। इस आर्टरी का नाम ध्यान रखना, ब्रेकियल आर्टरी। जबकि एक बात बताऊं आपको, नाड़ी होती है ना, देखो पुराने जमाने में क्या होते थे, वेद होते थे। वेद वो क्या हाथ की ऐसे नाड़ी देख के बता देते थे कि इसकी क्या बीमारी है क्या नहीं, इतना उनको ज्ञान होता था। तो जो नाड़ी दर होती है, जो पल्स रेट होती है, नाड़ी दर, वो किस आर्टरी के द्वारा मेजर की जाती है? पल्स रेट, जिसे नाड़ी दर बोलते हैं, नाड़ी दर पल्स रेट, वो किस आर्टरी के द्वारा, किस धमनी के द्वारा? तो उस धमनी का नाम होता है रेडियल धमनी। क्या होता है? रेडियल धमनी होता है, रेडियल आर्टरी होता है। ये बात समझ में आई क्या दोस्तों? एक छोटा सा देखो अपने रिवीजन देखते हैं। अपना टॉपिक क्या है? ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। रक्त द्वारा धमनी पर पड़ने वाला ही दाब ही क्या है? रक्तदाब है। रक्त द्वारा शिराओं पर पड़ने वाला दाब नहीं, रक्त द्वारा धमनियों पर, आर्टरीज पर पड़ने वाला दाब ही क्या है? रक्तदाब है। ठीक है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर। किसने आविष्कार किया? वॉन बेसच ने। अपडेटेड किसने किया? रिवारोची ने। हम जो आज यूज कर रहे हैं वो रिवारोची का अपडेट किया वही है। कब? 1886 में, और इसने कब? 1881 में। आगे चलते हैं। हृदय की धड़कन को सुनने वाला यंत्र है स्टेथोस्कोप। इसका आविष्कार किया था लिनेक ने। कब किया था? 1816 में। और स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलते हैं। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm/Hg। 120 है सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है हृदय का सिकुड़ना, और 80 है डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब क्या होता है? हृदय का फैलना। ठीक है। आगे चलते हैं। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर बनाते हैं एक हार्ट बीट, और 0.3 सेकंड और 0.5 सेकंड जो है वो डायस्टोल में लगते हैं, 0.3 सेकंड सिस्टोल में लगते हैं, और एक धड़कन में लगा समय 0.8 सेकंड या 0.83 सेकंड, अगर अगले डेसिमल आगे बढ़ाएं तो। WHO के नए सर्वे के अनुसार जो सामान्य रक्तदाब है वो 140/70 माना गया है। ठीक है। हाई बीपी क्या है? जब सिस्टोल की वैल्यू 140 या इससे ऊपर जाने लग जाए तो ब्लड प्रेशर हाई है, और डायस्टोल की वैल्यू 90 या इससे ऊपर चला जाए तो ब्लड प्रेशर क्या है? हाई। साइंस के फील्ड में से क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। लो बीपी क्या है? निम्न रक्तदाब क्या है? जब सिस्टोल की वैल्यू 90 या इससे कम हो और डायस्टोल की वैल्यू 60 या इससे कम हो तो इसे हम लो बीपी बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। साइंस के फील्ड में क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। आगे चलते हैं। नाड़ी दर। नाड़ी दर जो होती है वो रेडियल धमनी मापी जाती है। वेद जो होते हैं वो नाड़ी से ऐसे दर मापते थे, नाड़ियों से अपने चेक करते थे, वो रेडियल धमनी मापी जाती है। रक्तदाब मनुष्य के किस भुजा में उपस्थित कौन से आर्टरी से मेजर की जाती है? तो उसका आंसर होता है ब्रेकियल आर्टरी से। ठीक है। स्फिग्मोमेनोमीटर है वो ब्रेकियल आर्टरी से जो अपनी भुजा में उपस्थित होती है उससे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर क्या करता है? मेजर करता है। यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ब्लड प्रेशर अच्छे से समझ में आया। आगे चलें। ये अपना रक्त परिसंचरण देखा जाए तो कंप्लीट हो गया है। अब रक्त परिसंचरण तंत्र से कुछ महत्वपूर्ण अपने बातें देखते हैं। यहाँ तक मैंने आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गई, ब्लड ग्रुप हो गया, RS फैक्टर हो गया, ये सब पढ़े हैं। अब हम रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, कुछ और टॉपिक देखते हैं। तो आप हेडिंग डालो, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। Some important facts related to blood circulatory system। रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। Some important facts related to blood circulatory system। हेडिंग डाल ली आपने? हेडिंग डाली तो इसमें सबसे पहले अपने एक रोग पढ़ते हैं जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। रोग का नाम क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस
ब्लास्टोसिस फिटालिस। एक बात बताओ, इरिथ्रोसाइट किसका वैज्ञानिक नाम था? आरबीसी का। यानी इस रोग में क्या होता है कि बच्चा जब भ्रूण में होता है तो उसकी आरबीसी में क्या हो जाते हैं? ब्लास्ट हो जाता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, वो क्या हो जाएगी? ब्लास्ट हो जाएगी। जब बच्चा माँ के क्या हो? गर्भ में हो। बच्चा किस में हो? माँ के गर्भ में, है ना? फिटस गर्भ है। तो ये रोग देखो होता कब है? अगर माता यानी जो मदर है उसका रक्त समूह क्या हो? RH नेगेटिव, और पिता यानी जो फादर है उसका रक्त समूह क्या हो? RH पॉजिटिव। तब उनकी जो पहली संतान होगी ना दोस्तों, उनकी जो पहली संतान है, पहली संतान, उनका जो ब्लड ग्रुप होगा, रक्त समूह होगा, वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। वो कैसा होगा? RH पॉजिटिव होगा। यानी रक्त समूह कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और जो पहली संतान होगी वो कैसी होगी? स्वस्थ होगी। लेकिन इनकी जो दूसरी संतान होगी ना, वो हमेशा मृत पैदा होगी। पहली संतान तो क्या होगी? ये जो पहली संतान है वो तो स्वस्थ होगी, उनका रक्त समूह कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और वो स्वस्थ होगी। लेकिन जो दूसरी संतान है वो हमेशा क्या होगी? हमेशा कैसी होगी? मृत होगी। हमेशा कैसी होगी? मृत होगी। क्यों मृत होगी अभी बताता हूं, पहले इसको नोट करो फिर हम देखते हैं। नोट किया दोस्तों? मैंने आपको क्या बताया? एक रोग का नाम बताया जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। कब होता है? शर्त होनी चाहिए माता का रक्त समूह नेगेटिव। नेगेटिव मतलब या तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली क्या होनी चाहिए? फीमेल होनी चाहिए। और जो पिता है, पुरुष है, उसका हमेशा पॉजिटिव रक्त समूह होना चाहिए। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होने चाहिए, है ना? तो ऐसे जो जोड़ा होता है ना, उसकी पहली संतान तो कैसी होती है? स्वस्थ होती है, और उसका रक्त समूह हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जो दूसरी संतान है ना, वो हमेशा मृत पैदा होती है। क्यों मृत पैदा होती है? देखो, ये जो माता है ना, इसमें RH फैक्टर नहीं है, तो जो पिता से इस बच्चे में क्या होंगे? RH फैक्टर आएंगे। लेकिन माता की जो एंटीबॉडी है ना, पहली बार क्या है? उस RH फैक्टर को क्या है? पहचान नहीं पाती है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स आए कौन से हैं। लेकिन बाद में वो क्या है? उसको पता चल जाता है कि ऐसे भी क्या है, एक RH फैक्टर आएगा। तो वो जो माता का शरीर है ना, वो पहले से ही क्या है? एंटीबॉडी क्रिएट कर लेता है। अब नेक्स्ट टाइम भी क्या होगा? जो दूसरी संतान होगी उसमें भी क्या होगा? RH पॉजिटिव ब्लड होगा। तो उस माता में जो एंटीबॉडी जब वो क्या हो गई है? क्रिएट हो गई है। तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी? इसको, ये जो बाहर से एंटीजन आए हुए हैं, इसको क्या करेगी? खत्म करने की क्या करेगी? कोशिश करेगी। RH फैक्टर क्या एक प्रकार का एंटीजन ही है, इसको खत्म करने की क्या करेगी? कोशिश करेगी। लेकिन अब इसका इलाज संभव है। ऐसे तो बहुत सारे जोड़े होते हैं, क्या उनकी दूसरी संतान होगी नहीं? क्या नहीं, अब इलाज संभव है। ऐसे में क्या होता है कि माता के क्या है, बाद में जब बच्चा हो जाता है तो एंटी-डी नाम का एक इंजेक्शन आता है, वो लगा दिया जाता है। उसे रोगम के नाम से भी जानते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? वो जो एंटीबॉडीज बनती है वो बनना होने बंद हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम फिर बच्चा होगा तो शरीर पहचान नहीं पाएगा कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव है। ठीक है? तो आपको तो देखो एग्जाम में इतना एक्सप्लेनेशन पूछेगा नहीं, आपसे तो क्या पूछेगा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, है ना? या इसका क्वेश्चन ऐसे बनकर आता है, विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा कौन सा है? तो उसका आंसर होता है माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा है कि उनकी पहली संतान है वो स्वस्थ पैदा होगी और दूसरी संतान क्या है? मृत पैदा होगी। इसमें होता क्या है? आरबीसी जो है, इसकी आरबीसी क्या होगी? आरबीसी जो है वो क्या होगी? आरबीसी फट जाएगी और उस बच्चे की क्या होगी? माँ के गर्भ में ही क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? इसी रोग को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। इसी रोग को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट, देखो इसका जो इलाज है,
इसका जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट देखें, इलाज देखें तो क्या है इसका ट्रीटमेंट है, एंटी डी नाम का एक इंजेक्शन आता है, एंटी डी नाम का एक इंजेक्शन आता है, वो इसे हम रोगम भी कहते हैं, है ना। रोगम एंटी डी नाम का जो इंजेक्शन है वो क्या होता है, माता के लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो एंटीबॉडी बन नहीं पाएगी और नेक्स्ट बच्चा भी कैसा होगा, स्वस्थ पैदा होगा, उस एंटीजन को खत्म नहीं कर पाएगी वो एंटीबॉडी, क्योंकि बनी नहीं तो कहाँ से खत्म होगी। समझ में आई बात। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, पेपर में क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य में पहले तो अपने ने ये रोग देखा, आगे चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में। देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन, जिसे हम बोलते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और एक होता है बंद, जिसे हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ओपन खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, एक तो हो गया खुला, एक तो हो गया खुला ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक हो गया बंद क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो खुला जो होता है ना, वो किस में होता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन जो फाइलम है, इन संघ के सदस्यों में ऐसा रक्त होता है। आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है कॉकरोच, क्या है, कॉकरोच। और मोलस्का का एग्जाम्पल हो गया आपके ऑक्टोपस। मैंने आपको बताया था जंतुओं को उनकी खासियत के आधार पर अलग अलग संघों में विभाजित कर देते हैं। तो कॉकरोच है वो किस संघ में आता है, किस फाइलम में आता है, आर्थ्रोपोडा में। और जो ऑक्टोपस है वो किस संघ में आता है, किस फाइलम में आता है, मोलस्का में। हम किस संघ में आते हैं, कोर्डेटा में, है ना। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ होता है, उनमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है, खुला प्रकार का होता है। आर्थ्रोपोडा का संघ का एक सदस्य मैंने ले लिया कॉकरोच, और मोलस्का संघ का सदस्य ले लिया ऑक्टोपस। अब देखो अपना तो देखो क्या होता है, हार्ट होता है, और अपना जो है, अपन जो है बाकी है उनमें रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद होता है। बंद मतलब देखो ये अपना हार्ट है, हार्ट से जो रक्त जाएगा वो क्या होगा, रक्त नलिकाओं के द्वारा जाएगा, रक्त नलिकाओं के द्वारा जाएगा, नलिकाओं के द्वारा जाएगा, यानी किसके द्वारा जाएगा, धमनियों के द्वारा जाएगा, शिराओं के द्वारा जाएगा, और रक्त नलिकाओं के माध्यम से क्या अंगों तक क्या होता है, ये पहुंचता है। लेकिन इनमें जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, इनमें क्या होता है, रक्त नलिकाएं नहीं होती है। इनमें क्या होती है, रक्त नलिकाएं नहीं होती। इनकी कहानी क्या होती है, ये देखो इनका हार्ट है ना, हृदय है, इससे बड़ी बड़ी ऐसे देखो नलियाँ होती है, नलिकाओं से यूं रक्त क्या है, जाके एक गड्ढे में, जाके ऐसे एक गड्ढे में क्या होता है, रक्त क्या होता है, ऐसे एक गड्ढे में क्या होता है, ऐसे रक्त ये क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। रक्त जो है वो रक्त कोटर गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम हीमोसिल कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, रक्त नलिकाएं नहीं होती हैं, ये अधमनियां व शिराएं नहीं होती है। रक्त जो होता है वो रक्त कोटर, रक्त जो होता है रक्त कोटर, यानी गड्ढे में क्या होगा, गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा या एकत्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें एकत्रित हो रहा है उसे हम बोलते हैं हीमोसिल। उसे क्या बोलते हैं, इन गड्ढों को क्या बोला जाता है, हीमोसिल कहते हैं। हीमोसिल में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। जबकि अपने क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। अपना जो बंद परिसंचरण रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है, यानी धमनियों व शिराओं से अंगों तक क्या होता है, रक्त पहुंचता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। एक होता है खुला, एक होता है बंद। बंद मनुष्यों में धमनियों और शिराओं के माध्यम से रक्त अंगों तक पहुंचता है, फेफड़े वापस। इनमें क्या होता है, बड़ी बड़ी नलिकाएं होती है, और जो रक्त होता है वो गड्ढों में जाके इकट्ठा हो जाता है। इनमें धमनियां व शिराएं नहीं होती हैं, गड्ढों में जाके, है ना,
जैसे कॉकरोच को आपने देखा होगा खुला ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में गड्ढों में जाके, इन गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, हीमोसिल बोलते हैं। इन कोटर को क्या बोलते हैं, रक्त कोटर बोलते हैं। रक्त कोटर में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाए, रक्त कोटर को बोला जाता है हीमोसिल। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दो जानवर आए, एक आया कॉकरोच। कॉकरोच में रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा, खुला ओपन होता है, यानी रक्त होता है वो रक्त कोटर में उपस्थित होता है, जिन्हें हम हीमोसिल कहते हैं। ठीक है, और इसका रक्त होता कैसा है कॉकरोच का, तो उसका आंसर होता है सफेद। कॉकरोच का रक्त कैसा होता है, सफेद होता है, वाइट होता है। कभी कॉकरोच को मारोगे ना आप तो लाल रक्त नहीं बहेगा, सफेद सफेद सद्रव सा निकलेगा। रक्त कैसा होता है, सफेद। अपना रक्त कैसा होता है, लाल। क्यों होता है, अपने रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें हिम नाम का क्या होता है, एक आयरन युक्त यौगिक होता है, जो रक्त का रंग कैसा करता है, लाल करता है। लेकिन इनमें क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, रक्त में क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। क्या होता है, हीमोलिम्फ। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जगह क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है, हीमोलिम्फ। इस हीमोलिम्फ के कारण क्या होता है, हीमोलिम्फ के कारण क्या होता है, रक्त क्या होता है, सफेद वाइट होता है। और अपना रक्त लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इनमें हीमोग्लोबिन की जगह क्या पाया जाता है, हीमोलिम्फ। किसमें, कोकरोच में, जिसके कारण इनका रक्त कैसा होता है, सफेद। यहां तक बात समझ में आई, इसको आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। आगे चले तो एक जानवर अपने सामने और आया, जिसका नाम क्या है, ऑक्टोपस। एक जानवर और आया जिसका नाम है ऑक्टोपस। इसमें भी रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, खुला होता है। और इसका जो रक्त होता है ना, रक्त दोस्तों, वो कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला, ब्लू होता है। अपना रक्त कैसा होता है, लाल। इसका रक्त कैसा होता है, नीला। क्यों होता है नीला, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन की जगह क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन। इनमें हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन पाया जाता है। इस हीमोसाइनिन के कारण क्या होता है, इनका रक्त क्या होता है, नीला होता है। रक्त कैसा होता है, नीला। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले, ऑक्टोपस में रक्त नीला किस वर्णक के कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है, तो उसका आंसर होता है हीमोसाइनिन के कारण रक्त कैसा होता है, रक्त नीला होता है। अपने होता है हीमोग्लोबिन, इनमें होता है हीमोसाइनिन, इसके कारण रक्त नीला होता है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। बात समझ में आई। रक्त परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का भी है, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, अपना बंद प्रकार का भी है। तो यहाँ से कॉकरोच से रिलेटेड अपने ने क्वेश्चन देखे, यहाँ से अपने ऑक्टोपस से संबंधित भी क्या है, क्वेश्चन अपने ने अच्छे से देखे। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब एक क्वेश्चन और बनता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी जब ये आएगा ना टॉपिक तब डिटेल में पढ़ेंगे। 2% ध्यान रखना कि हार्ट बीट जिसे हम बोलते हैं धड़कन, धड़कन पर, हार्ट बीट पर हृदय की किस ग्रंथि का नियंत्रण होता है, तो उसका आंसर होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। एक ग्रंथि होती है जो अपने गुर्दे, अपने जो वृक्क है, किडनी है, उसके ऊपर होती है, जिसे हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इसका हृदय की धड़कन पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखना, किस ग्रंथि के कारण, किस ग्रंथि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है, अधिवृक्क ग्रंथि। और मस्तिष्क का कौन सा भाग है, मस्तिष्क का पूछ ले, ब्रेन का कौन सा भाग है जिसके कारण हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है, तो उसका आंसर होता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा।
नाम क्या है? मेड्यूला ऑब्लेंगाटा। समझ में आई बात? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हृदय की धड़कन की जो क्रिया है उसको कंट्रोल नियंत्रण करता है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। और हार्ट बीट की बात करें, ग्लैंड की बात करें, ग्रंथि की बात करें तो कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब मेडुला ऑब्लेंगाटा की ऐसी कहानी पढ़ेंगे तो ये वापस आएगा। और हम जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ग्रंथियां पढ़ेंगे, यानी हम जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, तब एड्रिनल ग्लैंड आएगा, उसकी कहानी आएगी, उस समय हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें सारी बता दी हैं, है ना। बाकी अगर कोई छोटी मोटी बातें रह गई हैं, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो वो आती जाएंगी। जहाँ तक है मैंने अपना तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट अपने स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।